नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। बने रहिए आर्यन टीवी नेशनल के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया और कहा कि आयोजन चावल उत्पादन, कृषि नवाचार और किसानों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सीएम ने कहा कि उन्नत तकनीक और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार कृषि क्षेत्र में निरंतर निवेश और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश और विदेश से आए कृषि विशेषज्ञों और उद्योगपतियों का स्वागत भी किया। उन्हें छत्तीसगढ़ के निवेश और सहयोग के अवसरों के अवगत भी कराया। संस्करण का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है और मैं देख रहा हूं कि जब दूसरा समिट का आयोजन हुआ है तो पिछले समय से इसकी भव्यता बढ़ी है। विदेशों से भी हमारे बायर और हमारे एम्बेसी के प्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स राइस के वो भी ज्यादा संख्या में हैं। तो मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। और पिछले समिट में हमने आग्रह किया था यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अपिडा का एक रीजनल ऑफिस खुलना चाहिए और आज वो सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है। इसके लिए मैं अपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं उनको देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। इससे निश्चित रूप से एक्सपोर्ट में सहयोग होगा। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और वास्तव में हमारे पुरखों ने बड़ा सोच समझकर इसका नाम धान का कटोरा रखा है। मैं समझता हूं धान की जितनी प्रजाति हमारे छत्तीसगढ़ में है उतना शायद कहीं भी नहीं है। ऐसी ऐसी हजारों प्रजाति हैं धान के, ऐसी प्रजाति हैं कि धान अगर पकते रहता है खेत में और आप मेड़ से गुजरेंगे तो उसकी महक आपको मिलेगी। और ऐसे ऐसे चावल हैं, ऐसे ऐसे राइस हैं कि घर में अगर पक रहा होगा तो आप घर के बगल से गुजरेंगे तो चावल की महक आएगी। ऐसे हजारों किस्म के चावल हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो इसलिए ये धान का कटोरा जो कहा जाता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर अनेकों स्टॉल लगे हैं, हम लोगों ने कई स्टॉल देखे हैं, कई तरह के प्रजाति के यहाँ पर चावल रखे गए हैं। लेकिन और अगर आप नीचे जाएंगे, देहात में जाएंगे तो और भी इससे भी बारीक और ज्यादा खुशबूदार चावल आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे हम सरगुजा से आते हैं तो वहां का जीरा फूल जिसका जीआई टैग हुआ है वो भी खुशबूदार है। यहाँ का दुबराज वो भी खुशबूदार है, वो भी बड़ा फेमस है। और आज के समय में हमको लगता है कि ऑर्गेनिक चावल की ज्यादा डिमांड है। और दंतेवाड़ा का भी एक स्टॉल लगा है। हमारे दंतेवाड़ा जिला में ऑर्गेनिक सेक्टर में काफी प्रगति हो रही है, काफी बड़े तादाद में वहां पर ऑर्गेनिक खेती हो रही है। तो हम लोगों को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है अपने प्रदेश में। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं, इसमें एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, आज 90 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है और करीब 1 लाख मीट्रिक टन चावल ही हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है और मेरा आग्रह होगा, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, जो भी आवश्यक सहयोग होगा सरकार करने के लिए तैयार है। और हम लोग पिछले साल 1,49,000 मीट्रिक टन धान खरीदे थे और इस साल भी धान खरीदी अभी प्रारंभ है
और हमको लगता है कि उससे कम नहीं होगा। तो लगातार हम लोग किसानों को फायदा दे रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। तो किसानों को लगातार सरकार सहयोग कर रही है। तो धान के प्रोडक्शन में लगातार यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। इसलिए आवश्यकता है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ से ज्यादा विदेशों को चावल का एक्सपोर्ट हो। इसके लिए हमारे सभी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे हमारा आग्रह होगा। और आज जिस तरह से हम लोग मंडी शुल्क 0% रखे थे चावल के एक्सपोर्ट में, जिसकी अवधि अभी दिसंबर में समाप्त हो गई है, और फिर एसोसिएशन से मांग आया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, तो मैं आगामी 1 साल के लिए फिर मंडी शुल्क 0% होगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और ये इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट हमारे छत्तीसगढ़ से राइस के एक्सपोर्ट में एक मील का पत्थर साबित होगा, और 2 दिन का ये समिट निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। मैं आयोजन समिति का फिर से एक बार आभार करते हुए कि आप लोग हम लोग को बुलाए, हम लोग का सम्मान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि यह आयोजन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने का अवसर है। सीएम ने कहा कि ऐसे पुरस्कार प्रतिभा, मेहनत और नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने विजेताओं को सराहना और उनके प्रयासों को राज्य और देश के लिए प्रेरणास्पद बताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार योग्यता और उत्कृष्टता को पहचाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मैं उन सभी विभागों को और जिला को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट काम और नवाचार के लिए अभी पुरस्कृत हुए हैं। निश्चित रूप से और लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। साथियों, मेरे लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारी हर नीति, हर योजना और हर निर्णय की आत्मा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद, श्रद्धेय अटल जी की अंत्योदय की अवधारणा और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से मैंने सुशासन को बहुत गहराई से समझा है। मोदी जी सुशासन के वैश्विक प्रतीक हैं। उनके मार्गदर्शन में हमने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र को व्यवहार में उतारा है और साकार किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि गुड गवर्नेंस कागजों पर नहीं बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव और अधिकारियों के कामकाज में दिखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने देश का पहला सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया है जो सभी योजनाओं के समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन का केंद्र है। पिछले 2 वर्षों में हमने 400 से अधिक नीतिगत सुधार किए, पुराने अनुपयोगी नियम कानून समाप्त किए और कई में बदलाव किए हैं। इन सुधारों से प्रदेशवासियों का जीवन सरल हुआ है और प्रशासन अधिक कुशल बना है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार में आज 5 जिलों और 5 विभागों के नवाचारी प्रयासों को सम्मानित किया गया है। इससे अच्छे काम करने वाले अधिकारी प्रोत्साहित भी होंगे। आगामी वर्ष से 8 अलग अलग क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनमें ई गवर्नेंस, सेवा वितरण, ग्रामीण व शहरी विकास जैसे क्षेत्र में हम पुरस्कार देंगे। व्यापक सहभागिता से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में नवाचार और सुशासन की मजबूत संस्कृति विकसित हो रही है। शासन में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु पहल और प्रेरणा योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। पहल से नए विचारों को सहयोग मिलेगा और प्रेरणा से सफल योजनाओं का विस्तार होगा।
शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी, जिससे शिकायत निवारण और जन भागीदारी और मजबूत होगी। सेवाओं की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और लोक सेवा गारंटी अधिनियम को LSG 2.0 के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। बदलते दौर के साथ लगातार तकनीक जीवन शैली का हिस्सा बन रहा है। ऐसे में डिजिटल संसाधनों की शक्ति को पहचानते हुए हमने तकनीक को सुशासन का प्रमुख हथियार बनाया है। सभी नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ई ऑफिस ने सरकारी कामकाज में गति लाने के साथ ही पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है। अब फाइलें हफ्तों महीनों नहीं, एक क्लिक पर आगे बढ़ती हैं। ये ऑफिस की बदौलत सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम हुई है। ये ऑफिस मंत्रालय में शुरू किया गया था, जो अब विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी आरंभ हो गया है। आगामी कुछ महीनों में इसे सभी संभागों और जिलों में भी शुरू किया जाएगा। जरा सोचिए, डिजिटल पहल ये ऑफिस एक साथ कितने लाभकारी परिणाम को लेकर आई है। यहाँ मुख्य सचिव बैठे हैं। 3 दिन पहले ही उन्होंने ये ऑफिस में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। निश्चित ही इससे अच्छा काम करने वाले लोग प्रोत्साहित होंगे। इस प्रयास के लिए मैं आप सभी को बधाई भी देता हूं। हम सरकारी ऑफिसों के वर्क कल्चर में बदलाव ला रहे हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जा रही है। इसे धीरे धीरे सभी कार्यालयों में भविष्य में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो इसके पीछे सुशासन सबसे अहम है। हमारा देश डिजिटल पेमेंट के मामले में पहले पायदान पर है। यह गुड गवर्नेंस से ही संभव हुआ है। मैं यहां उपस्थित आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप सुशासन पर केंद्रित अधिक से अधिक नवाचार करें। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा हर साल पुरस्कार भी दिया जाता है। यह पुरस्कार सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे राज्य को गौरवान्वित करता है। वो आपका व्यक्तिगत नहीं बल्कि उससे राज्य का भी सम्मान बढ़ता है। यहां मैं सिविल सेवा दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई एक बात का अवश्य उल्लेख करूंगा। वह कहते हैं कि सरकार की छवि को सकारात्मक बनाने में सुशासन की अहम भूमिका होती है। सुशासन तभी आएगा जब आपकी नीति और नियत दोनों अच्छी होगी। कोयला और दूसरे खनिज के परिवहन से जुड़ी परमिट व्यवस्था को मैनुअल कर दिया गया था पिछले दिनों। यह क्यों किया गया था, यह किसी से छिपा भी नहीं है। हमने खनिज के परिवहन से जुड़ी परमिट व्यवस्था को ऑनलाइन किया। इससे सरकारी पैसे में सेंधमारी नहीं होगी। जो पैसा विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए उसे भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। हमारी डबल इंजन की सरकार ने शासकीय खरीदी की प्रक्रिया को जेम पोर्टल पर लेकर आई है। इससे खरीदी में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर रोक भी लगी है। लेकिन अब भी 1-2 शिकायतें बीच में आती हैं। मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि ऐसी गड़बड़ी भविष्य में और न हो, इस पर आप सब लोग निगरानी रखें। खरीदी प्रक्रिया समय रहते शुरू की जाए, जिससे शासकीय कार्यक्रमों में रुकावट न आए, इसका भी ख्याल हमारे अधिकारी करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें। इसी तरह हमने रजिस्ट्री विभाग में 10 क्रांतिकारी पहल की है, जिसके माध्यम से आम नागरिकों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया काफी आसान कर दी गई है। अब लोग घर बैठे ही रजिस्ट्री कर रहे हैं। हमारी सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आई है। इससे पिछले साल भर में ही
7.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह नई औद्योगिक नीति का इंडस्ट्री फ्रेंडली होना है। आप सभी की जवाबदारी है कि निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के जरिए अप्रूवल और क्लियरेंस तेजी से मिले। गुड गवर्नेंस का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को बुनियादी सेवाओं के लिए भटकना न पड़े। पंचायतों में शुरू किए गए अटल डिजिटल सेवा केंद्रों से ग्रामीणों को आधार, पेंशन, बैंकिंग और बिल भुगतान जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। हमारी सरकार ने तकनीकी नवाचार के माध्यम से नागरिकों तक सुशासन की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल की है। इसी क्रम में आज ई प्रगति पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य की बृहद परियोजनाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस पोर्टल से योजनाओं की प्रगति का डाटा रियल टाइम में उपलब्ध हो सकेगा। सभी विभागों, जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय भी इससे स्थापित होगा। इससे राज्य में ई गवर्नेंस को और मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को योजनाओं का लाभ समय पर और सहज रूप से प्राप्त हो सकेगा। मैं सभी कलेक्टर्स, सचिव और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा करता हूं कि वे योजनाओं की प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करेंगे, जिसकी सतत मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की जाएगी। हर योजना अच्छी होती है, चुनौती उसके क्रियान्वयन में आती है। मैं आप सबसे हमेशा कहता हूं कि अधिकारी फील्ड में जाएं, वास्तविक समस्याओं को समझें और समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रयास करें। मैं जसपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से आता हूं। मैंने ग्रामीणों की समस्या को करीब से देखा है। कई बार ग्रामीण और जरूरतमंद शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते, ऐसे में हमें उन तक पहुंचना होगा। इसी को ध्यान में रखकर हम सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचे। इस दौरान प्राप्त हुए 41 लाख आवेदनों का निराकरण आप सभी के सहयोग से, आप सभी के परिश्रम से किया गया। जब आप जनता और हितग्राहियों के बीच जाते हैं तो किसी भी योजना की अच्छाई और उसकी कमियों का पता चलता है। सुशासन तिहार ने साबित कर दिया कि जनभागीदारी से आप बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सभी विभागीय सचिव और कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि विभागीय कार्यों के नियमित समय में समीक्षा अनिवार्य रूप से हो। जनप्रतिनिधि काफी दौरे करते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनसे लगातार फीडबैक भी लेने की आवश्यकता है। सांसद और विधायकों के पत्रों का समय पर जवाब दें, उनके आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करें। बड़ी संख्या में लोग उनके माध्यम से अपनी समस्याएं रखते हैं, इसलिए उनकी ओर से आए आवेदन काफी अहम होते हैं, तो उनको गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता है। यहां मैं एक बात और साझा करना चाहता हूं। गुड गवर्नेंस की पहली शर्त है संसाधनों का बेहतरीन नियोजन। हम नवाचार का हमेशा स्वागत करते हैं, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बुनियादी प्रशासनिक कार्य इससे प्रभावित न हो, बल्कि नवाचार लोगों को पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बैंकिंग सेवाएं सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को आसान बनाने में सहायक हों। हमें दूसरे राज्यों में हो रहे नवाचारों का भी अवलोकन करते रहना चाहिए। जो नवाचार जमीनी स्तर पर सफल रहे हैं, उन्हें अपने राज्य में भी अपनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। शासन प्रशासन के सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित हुई है और अब वहां योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। अच्छा कार्य करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका सही और प्रभावी संचार। सरकार प्रतिदिन जनहित में ऐसे निर्णय लेती है जो आम जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं।
इन्हें सही तरीके से जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से नियमित प्रेस ब्रीफिंग की भी व्यवस्था की गई है। विभागीय उपलब्धियों को उदाहरणों सहित मीडिया के समक्ष रखें और यदि कहीं गलत या अपूर्ण जानकारी प्रकाशित होती है तो तथ्यों के साथ उसे स्पष्ट भी करें। इससे सरकार की विश्वसनीयता और जनता का भरोसा बढ़ता है। छत्तीसगढ़ संभावना से भरा राज्य है। यहाँ नवाचार, पारदर्शिता और सुशासन के माध्यम से विकास की अपार संभावनाएं हैं। सुशासन कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। इसके लिए हर अधिकारी को अपने भीतर से बदलाव लाना होगा। हमारे छोटे छोटे प्रयास ही विकसित छत्तीसगढ़ की बड़ी तस्वीर बनाएंगे। बीते 2 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री जी की प्रमुख गारंटियों को पूरा किया है। यह आसान कार्य तभी संभव हुआ और जब आप लोगों ने इसमें कड़ी मेहनत की। अब हमारे सामने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसका स्पष्ट रोड मैप भी तैयार है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के अंतर्गत 2030 तक के अल्पकालिक लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी। विभागवार जो भी लक्ष्य तय किए गए हैं उसे आप सभी लोग प्राथमिकता से हासिल करें, ऐसा मेरी आप सभी लोगों से अपेक्षा रही गई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम छत्तीसगढ़ को समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में बना पाने में सफल होंगे। और आज का ये कॉन्क्लेव और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सम्मान निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के हित में और सबको प्रेरणा देने वाला होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद में आयोजित राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर अपनी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे जिले में ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन किया गया जिसमें देश भर से 15,000 से अधिक स्काउट एंड गाइड शामिल हुए। सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व, टीम भावना, कौशल विकास और राष्ट्र सेवा की भावना को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर के कई अलग अलग इवेंट हुए हैं और ये भी एक बड़ा इवेंट रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन बालोद में हुआ है, जिसमें देश भर से 15,000 से ज़्यादा स्काउट गाइड रोवर रेंजर के हमारे कैडेट्स वहाँ पर पधारे हैं। उनका छत्तीसगढ़ की धरती में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान बढ़ेगा। तो वहीं कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में ग्राम जुराली में ग्रामीणों को आज भी मुक्तिधाम जाने के रास्ते की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद आत्मा नारायण पटेल और वार्ड वासियों ने कटघोरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि नवीन पुल निर्माण के दौरान मुक्तिधाम तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद अब तक रास्ते के निर्माण को लेकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिससे अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्यों में भारी परेशानी हो रही है। जब NH वाला पुल बनाया जा रहा था, कच्ची पुल बनाया तो मलबा को नहीं हटाने के कारण बरसात के दिनों में जो मुर्दावली है उससे अधिकांश जमीन नदी कटाव में चला गया है और मुर्दावली जाने का रास्ता बिल्कुल रूप से बंद हो गया है। बरसात के दिनों में हम ग्रामवासियों को अर्थी ले जाने से बहुत दिक्कत आ रहा है, जिसके संबंध में हमने माननीय विधायक के माध्यम से और कुछ मैंने 22/5/2024 को आवेदन दिया था। उसके संबंध में माननीय महोदय विधायक जी ने 23/5 को लेटर जारी दिए थे और डीसीपी विधायकान को आदेश भी दिए थे, लेकिन अभी तक वो कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि ये सार्वजनिक समस्या है और हम सब ग्रामवासियों की समस्या है। और इसी संबंध में पुनः रिमाइंडर लेटर लेकर के माननीय विधायक जी का हम माननीय एसडीएम महोदय के पास आए हैं हमारी समस्या के समाधान के लिए, ताकि जो समस्या बना हुआ है वो निराकरण हो सके। मैं ये कहूँगा कि NH के कारण हमारे मुर्दावली जाने का रास्ता और मुर्दावली हो गया खाई, समस्या को देखते हमारे ग्राम जुराली वासियों को हो गया BP हाई
एनएच हमारी जो क्षति हुआ है उसकी नहीं कर पाएगी भरपाई। अगर जो रास्ता नहीं बनाएगा एनएच तो आने वाले समय में हम जारी रखेंगे लड़ाई। इसी संबंध में शांतिपूर्वक हम आवेदन निवेदन करने आए हैं और मुख्य रूप से सबको वहीं जाना है, लेकिन अभी ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए हम शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हम लोग ग्रामवासी और शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए आए हैं माननीय विधायक महोदय जी के पत्र को। तो वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जिला युवा कांग्रेस ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंड्रा सेमरा तिराहे पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन सरकार पर तीखा हमला किया। प्रदेश प्रभारी अमित पटियाना, प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और जिला अध्यक्ष अमन शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय घेराव के लिए बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, जिसके बाद कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। बाद में युवा कांग्रेस ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हिमाचल प्रदेश से रहकर मरवाही जिले में 5 सूत्रीय मांग को लेकर आज हम मरवाही पहुंचे थे। हमारे धरना बैठा लगातार जिले की जो सड़क व्यवस्था खराब है, लगातार जो किसानों के साथ धान खरीदी में छलावा हो रहा है। प्रदेश में जो केंद्र सरकार ने एक तुगलकी फरमान निकाला, मनरेगा कानून में जो संशोधन किए हैं और आम स्थानीय मुद्दे को लेकर, बिजली की बिल से लेकर तमाम जो जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है तमाम कांग्रेस जन युवा कांग्रेस के बीच में। और हम लोगों ने जहाँ कलेक्टरों को अपना केवल आज हम ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक हमें फिर से लाठी की दम रोकने का प्रयास किया है। लेकिन पुलिस को कहना चाहते हैं कि ये 2.5 साल अभी 2 साल हुए सरकार को, अगर हमारे मांगे पूरी नहीं की गई तो हम दूसरी ताकत के साथ उग्रता से कलेक्ट्रेट से लेकर अगर रायपुर तक जाना हो तो रायपुर तक भी आंदोलन करेंगे। जिला गौरव मरवाही द्वारा विभिन्न बिंदुओं को लेकर कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, ठीक है, और जो भी समस्या है उसको जल्दी निराकरण कर लिया जाएगा। ज्ञापन है कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। क्या मांग, विशेष मांग क्या है? विशेष मांग है पेंड्रा गौरेला बाईपास है और जो मनरेगा से संबंधित जो भी योजना है उनसे संबंधित है और धान खरीदी से संबंधित कुछ योजनाएं हैं उनसे संबंधित आश्वासन प्रशासन की तरफ से जो भी समस्या है उसका निदान किया जाएगा। और यूथ कांग्रेस सभी आज इकट्ठा थे और हमारे मुख्य मांगे हैं जो हमारे किसान परेशान हो रहे हैं, आज सोसाइटी जा के परेशान हो रहे हैं, हताश निराश हैं। हम प्रशासन से मांग के 6 तारीख को लोग दोबारा फिर से लिमिट बढ़ाने की बात की, तो इतना घोर लापरवाही क्यों? 40% किसान वंचित हैं, तो किसानों का साथ जो यदि मान लो 7 दिन के अंदर फिर से नहीं होगा, हम चक्का जाम करेंगे। आज जिला अस्पताल को रिफर सेंटर बना दीजिए, आप लोग सामने हैं। राजस्व विभाग में तो वहीं बरमकेला ब्लॉक के ग्राम पीपर खुट्टा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। सम्मेलन में वक्ताओं ने पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक संरक्षण, स्वदेशी सोच और नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। वहीं मुख्य अतिथि भागीरथी पटेल, अध्यक्ष सरपंच बलराम पटेल और मुख्य वक्ता गायत्री डडसेना, रोशन डडसेना उपस्थित रहे। वहीं वक्ताओं ने कहा कि ऐसे सम्मेलन समाज को जागृत और जोड़ने का कार्य करते हैं और आने वाली पीढ़ी को संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने में मदद करते हैं। सम्मेलन संगठनात्मक एकता और समाज जन जागरण से संदेश को संपन्न हुआ है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।